हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग तमिलनाडु की बुक जो है 9th क्लास की, वहाँ से ज्योग्राफी को करते हैं और सेकंड चैप्टर के बारे में बात करते हैं, लिथोस्फीयर 2। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। जो हमने इसका पहला चैप्टर करा था, ये वाला, हमने बात करी थी यहाँ पर एंडोजेनिक प्रोसेसेस, यानी कि वो चीज़ें जो अर्थ के इंटीरियर में वर्क करती हैं और उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट। अब जो चैप्टर में हम लोग ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस करने वाले, यानी क्या, एक्सटर्नल सरफेस पर अर्थ के जो जो चीज़ें वर्क करती हैं, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन की। अर्थ जो है वो एक डायनेमिक सिस्टम है पूरा का पूरा। इट अंडरगोज वेरियस चेंजेस ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोजेनिक। एक्सटर्नल प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक। तो ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं, जब इनका कॉन्टिन्यूस तरीके से इंटरेक्शन होता रहता है, इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे जो जो बनता रहता है वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन होता है। यही वो दो प्रोसेसेस हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर अगर किसी भी चीज़ को क्रिएट करेंगे तो ये उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस है, दे आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जबकि जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, दे आर एन आउटकम ऑफ अर्थ इंटरनल हीट। और अर्थ पर हीटिंग मैकेनिज्म कौन सी लेयर से शुरू हो जाता है? क्रस्ट मेंटल के कोर। अपर लेयर ऑफ मेंटल है ना, विस्कस फ्लूइड। हाँ, विस्कस फ्लूइड वहां से शुरू होने लग जाता है। जाते 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 सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होती है? कोर में, ठीक है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो हैं, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, दूसरा होता है ग्रेडेशन। वेदरिंग और मास मूवमेंट के तीन प्रकार होते हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ग्रेडेशन के दो प्रकार होते हैं: डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। यहां बिखरेगा, यहां बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग के बारे में। जब भी अर्थ की जो क्रस्ट है, जब वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो, और अर्थ की क्रस्ट पर, नॉर्मल भाषा में आप मान लो कोई भी पत्थर है, चट्टान है, कोई ईंट है, कुछ भी है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो तितर बितर होकर डिसइंटीग्रेट हो रही है और मटेरियल्स का डीकम्पोजिशन हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो वेदरिंग। तीन तरह की वेदरिंग होती है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। आराम से समझ में आएगा, समझते हैं एक एक को। पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिजिकल वेदरिंग से और पूरा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। अंदरूनी जो जिन जिन चीज़ों से वो चट्टान बनी है, वो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ चट्टानों की वेशभूषा चेंज होगी, उनका दिखने का तरीका चेंज होगा, क्योंकि जब वो टूटेंगी, बिखरेंगी तो अलग अलग रूप ले लेंगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रंग भी बदल जाएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं होता। और ये फिजिकल ब्रेकडाउन होता कैसे है, फिजिकल वेदरिंग होती कैसे है? थ्रू द एक्शन ऑफ फिजिकल फोर्सेस। मान लो किसी एक जगह में टेम्परेचर बड़े एक्सट्रीम्स पर वर्क करते हैं। अब ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कहां पे वर्क करते हैं? डेजर्ट रीजन्स में, है ना।
कांस्टेंट तरीके से क्या होता है, रात को सर्दी, दिन में गर्मी, जिसकी वजह से चट्टान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ड्यूरिंग डे एंड नाइट कंडीशंस। इसकी वजह से रॉक्स क्या हो रही हैं, जब वो गर्म है तो वो एक्सपेंड कर रही हैं, ठंडी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। आपको पता है ना, हमारी बॉडी भी ऐसी खिंचती है, बढ़ती है। अगर आपने स्टडी सुनी हो, दिन में जो अगर आप सोते हो तो हल्की सी आपकी हाइट बढ़ती है और वो दोबारा श्रिंक हो जाती है शाम तक। सुना आपने ये वाली चीज़, पता है आपको? बहुत हल्का सा फर्क होता है, लेकिन आपकी हाइट बढ़ती है दोपहर में अगर आप सोते हो तो, पता है? खुश होने वाली बात नहीं है ठाकुराइन, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो जाओगे, शाम को दोबारा उतनी हो जाती है। तो कांस्टेंट फ्रीजिंग एंड thawing of rocks during day and night, it leads to expansion and contraction of rocks. इसकी वजह से क्या होता है, cracks are formed and disintegration occurs eventually. अभी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाली बात मैं आपको बताता हूं। धूप में कभी भी आप गाड़ी को खड़ी कर दो और उस गाड़ी को बहुत दिन तक आप खोल नहीं रहे हो, आपने पूरे मई खड़ी रहती, उसको जून खड़ी रहती, जुलाई खड़ी रहती, इन तीनों महीने में से सिर्फ 12 से 13 दिन लगेंगे जब उसका शीशा आपको चटकते हुए देखेगा आगे बोनट के पास, जो शीशा बड़ा वाला लगा होता है। कभी जाना है आपने, कभी देखा है? उस शीशे को कोई फोड़ कर नहीं गया होता है। पता है मेरी बात आपको योग्यता, मयूर? एक गाड़ी को आप मई जून की गर्मी में खड़ा कर दो, अंदर भाप बनती है। जैसे हम लोग 2 मिनट के लिए, मान लो मयूर हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आपने बोला ये लंच कर लेते हैं सर, यहाँ रुक कर जरा, चलो मैंने कहा चलो ठीक है यार खा लेते हैं, कुछ खाया नहीं है। उतनी ही देर में जब हम गाड़ी में बैठते हो, हम कहते हैं ना थोड़ी देर यार, आप कहोगे मुझसे यार इसके शीशे खोल दो जरा और AC चला दो जरा, ये भाप निकल जान दो, बड़ी भभक बड़ी हुई है गाड़ी के अंदर। होता है ऐसा गर्मियों में जब आप उतरते हो कहीं 2 मिनट के लिए भी? आ जाती है ना, अंदर दम सा घुटता है ना जब तक शीशे ना खोलो एकदम से बैठने के बाद, है ना? अब गर्मियों में ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है आपकी ऐसी जगह पर, तभी तो लोग कहते हैं कि गर्मी में आप भी हमेशा बात याद रखना कि छाए में गाड़ी खड़ी करा करो मई जून जुलाई अगस्त। अंदर भाप अगर जो क्रिएट होती है ना, उसकी वजह से जो इंटरनल हीट होती है श्रेया, अंदर से शीशा चटका देती है वो गाड़ी। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी कंपनी की, बहुत महंगी गाड़ी है तो उस पर सिर्फ क्रैक आएगा, लेकिन आएगा, फिर भी आएगा। और अगर मारुति जैसी है तो ब्लास्ट हो जाएगा शीशा। किसी भी गाड़ी के साथ करके देख लेना, ये करके मत देखना, मतलब जान लेना, ठीक है? करके देख लेना। अंकल ज्योग्राफी की एक चीज जानी है, जरा यहाँ खड़ी कर दो गाड़ी। तो मेजर टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग कौन कौन सी होती है? एक्सफोलिएशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेनली मेंस एंड सेकेंडली प्रीलिम्स। 3 टर्म आ जाएंगी इसमें, एक्सफोलिएशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये एक प्रकार की वेदरिंग है। बताओ कौन सी वेदरिंग है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। एंड श्रेया, हमारे जो आजकल के फ्लेवर के क्वेश्चंस हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, मतलब 1 ओनली 2 ओनली तो नहीं है, मतलब वो तो कहना भी नहीं चाहिए अब तो। ओनली 1 इज करेक्ट, 2 आर करेक्ट, नन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। लेकिन ये पेपर का पैटर्न आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इजी है। अभी आप सिलेबस एक बार कंप्लीट करो मेरे साथ जरा, उसके बाद आप खुद देखना। फिर जब हम इन क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे या ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बना कर दूंगा, हाँ वो अलग बात है कि आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको रिकॉलिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर आना चाहिए और यूपीएससी को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे जो सीरियस बच्चे होंगे उनकी मेहनत बेकार नहीं होगी, गारंटी है। एक्सफोलिएशन जानते हैं इसका मतलब? आराम से समझना, अंग्रेजी टर्म्स हैं, लेकिन ये ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो आपने बचपन से लेकर अभी तक अपने आसपास ऐसा कोई पत्थर, चट्टान, ईंट
गिट्टियाँ, कंकड़, रेत, बजरी, ये सब देखा ना हो, ये उसी के बस अंग्रेजी अनुवाद है। एक्सफोलिएशन, ऑल्टरनेट हीट एंड कूलिंग ऑन द राउंडेड रॉक सरफेस। अगर रॉक सरफेस राउंड है, जैसे क्या होता है, कहते हैं ना कि बूंद 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 रॉक पे गिरती रहे तो उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। यहां पर तो वर्क कर रहा है, जब मैं बूंद 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 पानी गिरा रहा हूं, इरोजनल एजेंट है ना, कोशिश कर रहा है ना उसको इरोड करने की। ऐसा वाटरफॉल के केस में हो सकता है, लेकिन चट्टान राउंड है, मुड़ी हुई है, या उसका जो टॉप का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। इन सबको राउंड ही कहते हैं, ठीक है। राउंड रॉक सरफेस अगर कुछ है, और कंडीशन सुन लो वहां पर क्या है, वहां पर कोई इरोजनल एजेंट ऐसा वर्क नहीं कर रहा, वो एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पर दिन के समय में अति की गर्मी होती है, रात के समय में अति की सर्दी होती है। क्योंकि ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग का मतलब ये नहीं होता कि गर्मियों का मौसम और सर्दियों का मौसम, वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में है डे और नाइट पे। अब ऐसी चट्टानों के साथ होता क्या है, इनकी पपड़ी निकल आती है। इट लीड्स टू द पीलिंग ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर लाइक एन अनियन। इसी लेयर को हम लोग कहते हैं, जो पपड़ी निकल आती है इनकी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन। जिससे या तो शीट बनेगी, या छोटी छोटी लेयर के पत्थर, पत्थर की छोटी छोटी लेयर वो इधर उधर होकर शैटर होकर पड़ी होगी, तितर बितर होकर पड़ी होगी, लाइक दिस। आपने देखा होगा, ये देखो इसकी शीट और शैटरिंग हो रखी है ना यहाँ पर। ये अगर आप हल्की सी यहाँ पर लात मारोगे उखड़ कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, है ना। बिखर कर गिरेगा कि नीचे नहीं गिरेगा। आप इस पर कोई भी एक जोर का पत्थर मार दो और टुकड़ों में डिवाइड होकर और क्रैक डेवलप होंगे इसके अंदर के नहीं होंगे। हाँ, ये इसकी पीलिंग होती है ना, मतलब और रॉक के साथ होगा तो उसका नाम अलग होता है। जब ये राउंड रॉक हो तो जब पीलिंग हो तो वहां पर उसको हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन। दिख गई जो मैं बनाकर दिखा रहा था, सरफेस थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ, या ये देखो, ये भी मैंने आपको बनाकर दिखाया अभी ऐसे। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हीटिंग और कूलिंग हो रही है इसकी, तो देख रहे हो ऊपर की लेयर पील ऑफ हो रही है ना, यही है। और यही है, देखो एक प्रकार से ये शीट अलग हो रही है, इससे शीट अलग होकर शटर हो रही है, तितर बितर फैल रही है। देखो ये वाला डायग्राम अच्छा था, मैं आपको दिखाऊं, ये वाला। इसको देखो, ये पूरा एक जैसा इतनी मोटी लेयर से बिछा होना चाहिए था ना, इधर की पपड़ी उखड़ गई, टकला हो गया। इसी को कहते हैं शीटिंग एंड शैटरिंग। ये कहां गई रॉक्स, यहां पे क्रैक आ जाना चाहिए था, लेकिन गई कहां, तो कहां चली गई, खिसक जाती है नीचे। छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो बढ़ती हैं तो उनके ऊपर फिर इरोजनल डिपोजिशन एजेंट वर्क करते हैं, और छोटे उनके टुकड़े होते हैं। फिर जब वो रेत बन जाती हैं तब वो उड़ के कहीं और हवाएं वगैरह ले जाती है उनको, या फिर पानी बहाकर ले जाता है अपने साथ। जैसे यहां पर क्रैक आया, बारिश हो रही है, अब अगली बारी इसकी नहीं लग रही है, इसकी खिसकने की, बताओ, या इन सब के खिसकने की लग रही है ना। लेकिन और ज्यादा सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी यहां पर होता चले, ये पूरा गंजा नहीं हो जाएगा।
समझ में आया अच्छे से? जैसे इसको देख लो, हाँ ऐसे पत्थर देखिए नहीं आपने यूपीएमपी साइड, मतलब कहीं ना कहीं पंजाब साइड में होते हैं। इनके ऊपर अगर आप पैर रखो या खड़े हो ना अगर मयूर, ये अलग होते हैं ये इससे, ये जो स्किन है ना इसकी टूट टूट के गिरती है। जैसे आप इस पर लात मारो, देखने से पता नहीं लग रहा ये पपड़ी उखड़ पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होता, ऐसी दीवारें नहीं होती पुराने घरों की यार, पपड़ियाँ उखड़ती हैं उससे, वो भी तो पीलिंग और स्किन शैटरिंग ही है, और क्या है। ऐसी कोई दीवार है, दादी नानी के घर जाना, लात मारना, उसमें उखड़ेगी पपड़ियाँ। एक्सफोलिएशन समझ में आया अच्छे थे? अब और तरह की फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये देखो, ये ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर बन गया ना, बन गया कि नहीं? बी हाइव लग रहा है ना ये? इसके अंदर कभी कभार ऐसी रॉक के अंदर टर्माइट्स भी अपना घर बना लेते हैं। ऐसी रॉक के अंदर हो सकता है कोई सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़े छुप कर बैठे हों, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके लिए तो बना बनाया घर बन जाता है ना। तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस इन क्रिस्टलाइन रॉक्स, जहां पर जो रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं दे बिकम लूज एंड फॉल आउट। यानी कि यहां पर ये पहले ऐसे पूरे का पूरा जोड़ा होगा, लेकिन ये जो येलो वाले जो मैं ग्रेन्स बना रहा हूं, ये यहां से अलग होते चले गए, अलग होते चले गए, अलग होते चले गए, और इतना बड़ा एक छेद बना दिया। आप ऐसा मान लो ये एक बड़े वाला प्यूमिक स्टोन है, एड़ियां रगड़ने वाला पत्थर, ठीक है। उसमें अक्सर आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर देख लोगे, कभी देखना जरा अपने बाथरूम में जाकर, कोई पुराना अगर प्यूमिक स्टोन अगर रखा हो तो, एड़ियां रगड़ते रगड़ते ना बहुत सालों में उसमें ऐसे होल डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बना है किससे? क्रिस्टलाइन रॉक से, ग्रेन से। वो ग्रेन झड़ जाती हैं और एक जगह, किसी किसी जगह पर ज्यादा छेद हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर। जनरली अगर बाहर हो, अगर बड़ी बड़ी चट्टाने अगर ऐसी हो ना, तो वो टेम्परेचर की वजह से होता है। आपके बाथरूम में भी टेम्परेचर बदलता है? बताओ कैसे? सर्दियों में गीजर से जब आप नहाकर निकलते हो, अंदर क्या छोड़कर आते हो आप? पूरी की पूरी बाथरूम के अंदर भाप, है ना। और आप हमेशा देखना, सर्दियों के, अगर एक साल से प्यूमिक स्टोन आपके बाथरूम में है, सर्दियों के बाद जनरली उसमें छेद होना शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े। अगर आप नहाने के बाद, सर्दियों में गीजर के पानी के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला नहीं छोड़ते और भाप को अगर अंदर ही बनने देते हो, तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आपको सांप, बिच्छू वगैरह इनके होल्स मिल सकते हैं। अब हिम्मत करोगे मयूर इसके अंदर हाथ डालने की? तभी तो मैं कह रहा था। प्यूमिक स्टोन तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, मैं इसलिए तो कह रहा था कि जब ये बाहर एक्सपोज होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर वगैरह से इंटरेक्ट होकर ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, और ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, आप जिन जिन एरियाज में पथरीली जगह में एक्सप्लोर करोगे ना, क्योंकि ये तो कहीं पर भी हो सकता है। ये देखो, है प्यूमिक स्टोन में ऐसा, ऐसे हो जाते हैं पत्थर कुछ टाइम के बाद। ये
हो जाते हैं, इसलिए क्या था मैं आपसे। समझ में आया? आगे बढ़ूं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। देखो अगर मैं होता हूँ ना, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ इसमें अपनी। जैसे मुझे ज्योग्राफी का कोई आंसर लिखना है इसके ऊपर। अब मुझे पता है कि जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल वगैरह होगा वो तो बहुत अच्छे थे, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिख लेगा, है ना। तो मैं साइड में ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं ये राउंडेड रॉक्स हैं, पीलिंग, शीटिंग एंड शैटरिंग, ऐसा करके बनाकर लिख कर आ सकता हूँ। तो एक बार बता, एक्स्ट्रा एज मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी ऐसे डायग्राम बनाने से? तो इसमें आप हैंडी हो जाओ। लेकिन ज्योग्राफी में एक रूल याद रखना, 9 सेकंड से ज़्यादा आपको किसी भी ऐसे डायग्राम में लगने नहीं चाहिए। अगर लग रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। विंडो होती है वैसे 30 सेकंड की, ठीक है, लेकिन 9 सेकंड में सिर्फ डायग्राम की बात कर रहा हूँ। नीचे फिर लिखने लिखने में भी तो टाइम जाएगा ना, आप उसको बॉक्स में कुछ डिनोट करोगे, लेबल करोगे उसको। 9 सेकंड के अंदर आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंडिया का मैप आपका 12 से 15 सेकंड के अंदर और वर्ल्ड मैप 30 सेकंड्स के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बन पा रहा है, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, repeated expansion and contraction of rocks during day and night respectively, जिसकी वजह से रॉक्स की जॉइंट पर स्ट्रेस पड़ता है, घुटने पर उसके गोड़े दर्द होते हैं, विच रिजल्ट्स इन ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अभी कुछ नहीं होता, जैसे डे एंड नाइट का फिनोमेना यहाँ पर कर रहा था हीटिंग एंड कूलिंग का, लेकिन ये क्या था, रॉक्स क्यों बच गई थी ये बीच में से टुकड़े में से अलग होने से? क्योंकि ये राउंडेड थी। ये क्या है, ये ब्लॉक रॉक है। तो देखो इसका डायग्राम गिरा, समझ में आया? क्रैक डेवलप हो जाता है इसी रॉक में से। ये भी आपको किसी भी जगह पर मिल जाएंगे। ये क्यों हुआ है? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ठीक है। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर, आप बताओ क्या मिट्टी को बनने से पहले वेदरिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, थंब रूल है ना ये। मिट्टी किसने फेंकी? अर्थ बनाने के बाद भगवान ने ऊपर से छिड़काई, पक्का? तुमसे टकराए वहां पर? कि अर्थ बन गया, श्रेया है, चलो मिट्टी मतलब बीच रेडी हो गया, अब चलो बीच पे बजरी बिछा देते हैं अलग अलग जगह पे, जहां जाके गिरे वो उस एरिया की किस्मत। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल, एक पत्थर है, इसके अंदर आया क्रैक, डिवाइड हो गया,
उसके बाद इसका और ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन डिग्रेडेशन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है इसकी। ये बना छोटे छोटे पेबल्स में, स्टोन्स में। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन? मिट्टी के कणों में, और जब ये जाकर एक जगह डिपॉजिट हो जाएगी ये बनेगा सॉइल। सिंपल सा श्रेया, ये प्यारा सा डायग्राम दिखा देना, एग्जामिनर बड़े प्यारे नंबर दे देगा। अच्छा, तभी आप बोल रहे थे ना कि डायग्राम कैसे बनाओगे, लाइफ है। मिट्टियां कहाँ कहाँ से लाके दिखाओगे। ठीक है, 4 स्टेजेस का डायग्राम होता है। देखो लोग कितनी भी स्टेजेस यूज़ करते हैं, मेरा यार मकसद ये रहता है यार, देखो एग्ज़ाम आपको जितनी औकात में आने को बोल रहा है ना, उतनी औकात में आ जाओ। जैसा कि मैंने पहले बताया, ज्ञानी लोगों का कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता यूपीएससी। आपको स्मार्ट प्ले करना होता है। अब मयूरी को बताओ, मैं इसको और ज़्यादा टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर करके दिखा दूँ, कोई यूज़ है उसका? मेरे को बस यही बात बतानी थी कि चट्टान से लेकर मिट्टी तक की जर्नी 4 स्टेजेस कंप्लीट है कि नहीं है, बताओ? मोर देन इनफ है। एक बात याद रखना, यूपीएससी में किसी भी जीएस पेपर के अंदर या ऐसे के अंदर अगर आप डायग्राम बनाकर आ रहे हो ना, कोई भी साइकिल डायग्राम, बॉक्स, कुछ भी चीज़ें डिनोट कर रहे हो अगर आप, मतलब एक टेबल से कुछ भी करके, यूज़ पेंसिल ओनली। पेन से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। श्रेया याद है स्कूल में साइंस की टीचर, हमें एसएससी की टीचर रूल समझाती थी कि डायग्राम शुड बी मेड ओनली विद द पेंसिल। ये यूपीएससी भी बरकरार रखते हैं सब चीज़ों को। कोई फ्लारी लैंग्वेज यूज़ मत करना, अंड शंड अपनी अंग्रेजी अनुवाद मत बकना वहाँ पर जाकर। अगर आपको किसी चीज़ को कहना अमेजिंगली गुड, तो अमेजिंगली गुड ही लिखना, वहाँ पर फालतू की अंग्रेजी मचाना कि सुपर कैली फ्लैजिलिस्टिक एक्सप्लिडोशियस, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर वेदर्ड फर्दर टू फॉर्म सॉइल। Soil is a mixture of disintegrated rock material and decayed organic matter called humus. ये याद है श्रेया, सॉइल के चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लास 8 में ज्योग्राफी में। मिट्टी क्लियर देखी थी जब हमने ABCD, है ना, उसमें भी पढ़ा था। और मयूर याद है वो जो साइकिल्स थी, जो हम जैसे नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, जब मिट्टी के अंदर वो बात कर रहे थे, फिर यहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, है ना, यही है वो ह्यूमस। अच्छा, ह्यूमस अच्छा होता है, ह्यूमस कंटेंट, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जो घर में मम्मियाँ डलवाती हैं? मालिक, वेरी गुड, खाद। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा ये जो टॉपिक है, कौन सा, वेदरिंग पढ़ रहे थे, फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट हो गया। एक बार ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है? रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। ये कैसे वर्क करता है? डे एंड नाइट में जब टेम्परेचर चेंज होते हैं। अब अगर राउंड रॉक है तो उसको क्या कहोगे, जब उसकी पीलिंग होगी वो टूटेगा तो है नहीं, चटकेगा राउंड रॉक? क्या चटक भी सकता है, लेकिन 90% केसेस के अंदर नहीं चटकेगा ना। देखो ज्योग्राफी में, इसमें आपको पता है ना थंब रूल क्या कहता है, 100% कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ज्योग्राफी इज एनवायरमेंटल साइंस, है ना, और साइंस के अंदर 100% कभी कुछ वर्क नहीं करता है। साइंस ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सफोलिएशन क्या है? क्या एक्सफोलिएशन? ग्राउंडेड रॉक की जब पीलिंग हो, शीटिंग हो, शैटरिंग हो, है ना। अगर उस रॉक के अंदर छेद डेवलप हो गए तो क्या बोलोगे? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। अगर बीच में से चटक्कर वाला हो गई तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। लेकिन ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और एक्सफोलिएशन में फर्क क्या होता है? चट्टान के स्ट्रक्चर, हाँ, चट्टान की स्ट्रक्चर का फर्क होता है। एक्सफोलिएशन में चट्टान ऑलरेडी कैसी थी? कैसी शेप की? राउंडेड शेप की। लेकिन वो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में कैसी है? ब्लॉक टाइप,
रेक्टेंगुलर है ना, सीधी खड़ी हुई है इमारत की तरह। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, इन सब में क्या चीज वर्क करती है? टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन टर्म्स ऑफ सीजन या डे एंड नाइट? डे एंड नाइट। देखो सीजन का प्रभाव तो हर जगह होता है, सीजन के साथ तो आप भी चटक जाते हो। कैसे? स्किन रूखी रूखी नहीं हो जाती है सर्दियों में? फटती है खाल आपकी? नहीं फटती है। जब टेम्परेचर बदलता है, अगर आप में से किसी के हाथ सॉफ्ट हो, जिनके हाथों में स्वेटिंग होती हो, पील ऑफ होती है स्किन की? नहीं होती है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।